भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। इस पहल का नाम है रंग समागम 2020। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा रंग समागम 2020 का आयोजन किया जा रहा है। रंग समागम में हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपनी कला साधना के माध्यम से एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो बहुत विशेष हैं। जब भारतीय रंगमंच की बात होती है तो इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। बेहद उम्दा रंगकर्मी, रंग निर्देशक और गायक श्री संजय उपाध्याय जी। संजय उपाध्याय जी की एक बहुत खूबसूरत रंग यात्रा रही है। आज हम सभी विस्तार से जानेंगे कैसे हुआ इस रंग यात्रा का प्रारंभ और कैसे हुआ विस्तार। संजय जी हमारे बीच में है। स्वागत है सर आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020। शुक्रिया अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। और रंग समागम का आयोजन बड़ा ही सराहनीय पहल है और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के तहत भारतेंदु नाट्य अकादमी का ये आयोजन सचमुच बहुत अच्छा है और इससे जुड़कर बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। पुनः स्वागत है सर आपका। उम्मीद करते हैं सर कोरोना काल में सपरिवार पूरी तरह सुरक्षित होंगे आप। जी जी, शुक्रिया। और उम्मीद करता हूं कि आप भी सुरक्षित होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर हमारे दर्शक कितने खुश हैं आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बहुत उम्दा योगदान रहा है आपका। जब हम भारत के रंगमंच की बात करते हैं तो आपका नाम बहुत अग्रणी रूप से लिया जाता है, बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। एक लंबी रंग यात्रा रही है सर आपकी। हम सभी परत दर परत जानना चाहेंगे उस रंग यात्रा के बारे में। तो आपकी अनुमति हो सर तो सत्र को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी। शुरुआत करेंगे सर बाल्यकाल से। पटना में जन्म हुआ आपका और बड़ी अच्छी बात ये रही सर कि पिताजी माताजी दोनों की संगीत और गायन के प्रति बहुत रुझान रहा उनका। बचपन में आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, फुटबॉल में आपकी रुचि रही, गायन में भी आपकी रुचि थी, लेकिन नाटकों की तरफ कैसे पहली बार झुकाव हुआ, बताने की कृपा करें सर। बाकी तो आपने बता ही दिया कि बचपन से मैं लोकगीत गाता था। माँ लोकगीत गायिका थी, संस्कार गीत गाती थी। पिताजी भी गायक थे और लेकिन प्रोफेशनल गायक नहीं थे, शौकिया गायक थे, हारमोनियम बजाते थे। जब मैं पैदा लिया तो मैंने देखा कि घर में हारमोनियम पड़ा है और पिताजी कुछ कुछ बजाते रहते थे। माँ भी गाती रहती थी और माँ की गानों के धुनों को वो अपने हारमोनियम से निकालकर और उसको वो बिगाड़ते रहते थे। तो माँ और पिताजी के बीच में ये नोक झोंक होता रहता था। दरअसल वो बिगाड़ नहीं रहे थे, दरअसल उसका परिष्कार कर रहे थे वो परिष्कृत। तो उन दोनों के बीच नोक झोंक की, आपने इसको बिगाड़ दिया, धुन ऐसा था, आपने ऐसा कर दिया। तो इन सारी इस माहौल में मैं बड़ा हुआ और मेरा इन गाने में ही शौक था। बेसिकली हम लोग स्कूल में जो कार्यक्रम होते थे, फंक्शन होता था, उसमें हम लोग गाने में भाग लेते थे। और तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं गायक बनूंगा। गाते थे चूंकि घर में एक माहौल था। और मैं इंटरेस्ट मेरा था फुटबॉल खेलने में, तो मैं फुटबॉल खेलने में ज्यादा समय लगा देता था। और फिर अचानक क्या हुआ कि मैं टीके घोष एकेडमी का प्रोडक्ट हूँ। टीके घोष एकेडमी पटना का, जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शिक्षा ली थी। अरे वाह जी। तो अचानक हमारे उस स्कूल के प्रिंसिपल थे नेतरहाट से, नए नए शास्त्री जी आए थे। और वो स्कूल का फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था। और गवर्नर उस वक्त के तत्कालीन गवर्नर थे माननीय जगन्नाथ कौशल जी। अच्छा जी। तो
वो उनको मुख्य अतिथि के रूप में उनको इनवाइट किया जाना था। उन्होंने ये शर्त रखी कि एक नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क नाटक, जी जी, वो नाटक आप लोग मंचित करेंगे अपने स्कूल के विद्यार्थियों के साथ तो मैं आऊंगा, ये शर्त उन्होंने रखी। तो अब इस शर्त को प्रिंसिपल हमारे जो थे वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और हमारे स्कूल में जो हमारे फुटबॉल जो स्पोर्ट्स टीचर थे धनंजय नारायण सिन्हा जी, वो बड़े नाटक से भी जुड़े हुए थे। उनके पिताजी पारसी थिएटर से उनका जुड़ाव था और गांव में पर्दा और स्टेज लगाकर और सीन सीनरी क्रिएट करना, तो ये सब धनंजय नारायण सिन्हा जी की एक तरह से स्कूलिंग थिएटर की थी। तो उनको ये जिम्मेवारी दी गई कि आप कोणार्क नाटक करें। तो अचानक हुआ ये कि फुटबॉल खेलते खेलते बीच में जब एक ब्रेक होता है उसमें धनंजय साहब ने कहा कि नाटक करोगे, तो मैंने कहा ये नाटक क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि अरे वही जो तुम गाना उना गाते हो ना, तो जैसे उसी तरह का है, उसी तरह की चीज है। तो मैंने कहा कर लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम कल चले आना स्कूल में और इतने बजे। तो मैं गया तो देखा कि हॉल खचाखच बच्चों से भरा हुआ है और ऑडिशन हो रहा है, सबको पढ़ाया जा रहा है स्क्रिप्ट को। सब तो स्क्रिप्ट जब मेरी बारी आई तो मैंने बड़ा ही शुद्ध और उच्चारण बगैर किसी इमोशन, बगैर किसी संवेदना के मैंने उसको पढ़ दिया। और तो आप कहेंगे कि शुद्ध कैसे पढ़ दिया बगैर की? तो मेरे नाना जी संस्कृत के बड़े ही स्कॉलर थे। अच्छा। और हाँ जी, तो बचपन में ननिहाल मेरा बहुत रहा, तो साथ तो नाना जी तमाचा मार मार के मुझे संस्कृत के श्लोक याद करवाए थे बचपन में। जी। उसकी वजह से जबान मेरी साफ और स्पष्ट थी। तो उसका फायदा ये मिला मुझे कि मुझे मुख्य भूमिका दे दी गई, मुझे चुन लिया गया रोल में। क्योंकि वो कोणार्क नाटक आपने पढ़ा होगा तो उसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी है। जी, बड़ा ही क्लिष्ट हिंदी। तो वो मुझे मिल गया वो रोल, विशु की भूमिका जो मुख्य शिल्पी है, वो शिल्पी की भूमिका मुझे मिली। 2-3 महीने तक रिहर्सल चला। मैं बोर्ड का एग्जाम था, घर में पिटाई होती थी कि तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम आया और तुम इधर ये सब क्या शुरू कर दिया, नाटक नौटंकी। तो लेकिन इतना अच्छा नाटक तैयार हुआ और इतना अच्छा अभिनय हुआ कि मुझे गवर्नर के हाथों गोल्ड मेडल मिला। अरे वाह जी। और सारे मतलब एक तरह से कहा जाए कि मैं स्कूल में पॉपुलर हो गया, एक तरह से स्टार जैसा हो गया। तो उसके बाद फुटबॉल कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। फुटबॉल से मेरा अब मुझे लगने लगा कि वो चीज मुझे मिल गया जिसकी तलाश थी। और वो मंच पर इतना कुछ मुझे सुकून मिला और ऐसा लगा कि मैं अपनी बात वो कहना जो मुझे चाहिए और जो मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूँ, और या जो कुछ एक अंदर से अच्छा लगने लगा मुझे कि अब तो मैं नाटक ही करूंगा और फुटबॉल मेरा मेरे जीवन से हमेशा के लिए चला गया। तो अगर मैं नाटक की दुनिया में नहीं आता तो मैं फुटबॉल में कहीं नौकरी कर रहा होता। हमारे और भी तो लोग स्पोर्ट्स कोटे पे नौकरी कर रहे हैं, मैं भी कहीं कर रहा होता नौकरी। तो हाई स्कूल के बाद सर इंटरमीडिएट भी उसी स्कूल से किया आपने? नहीं, उस वक्त तो ये कॉन्सेप्ट था नहीं, वो तो सीधे कॉलेज में हम लोग जाते थे। तो अच्छा। जी। तो मैं सीधे मैं पटना यूनिवर्सिटी में आया, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास किया और पटना यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ बीएन कॉलेज में। और वहाँ भी मैं इस तलाश में रहता था कि कहाँ कुछ नाटक या कोई ऐसी गतिविधि हो रही हो। तो वहाँ मेरा इंटरेस्ट उस कॉलेज में पढ़ने का ये रहा कि ड्रामेटिक्स जो सोसाइटी है, क्लब, वो वहाँ का बड़ा ही स्ट्रांग था बीएन कॉलेज का। उस वक्त हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर थे श्री NN पांडे जी, उनके नेतृत्व में वो क्लब चलता था। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे शामिल किया और उसी वक्त अंधेर नगरी नाटक की तैयारी चल रही थी। तो उस नाटक में मैं शामिल हो गया। चूंकि मैं गाना गाता था इसलिए गोवर्धन दास की भूमिका मुझे मिल गई। और मैं जी, और वो मैंने किया, बड़ा ही स्कूल में उसको सराहना मिली, कॉलेज में सराहना मिली
और उसके पैरेलल में उस नाटक के जो डायरेक्टर थे बाहर से बुलाए गए थे, जावेद अख्तर खान नाम है उनका। तो वो उस वक्त एमए के विद्यार्थी हुआ करते थे पटना यूनिवर्सिटी में। तो पैरेलल में क्या हुआ, हम लोग ये तलाश करने लगे कि और क्या एक्टिविटी है कॉलेज के अलावे। तो इप्टा उन दिनों काफी सक्रिय थी, और ये जावेद अख्तर, जावेद, परवेज, तनवीर, तीनों जो भाई हैं उस वक्त इप्टा में ही जाने की। इप्टा से पहले एनएन पांडे जो हमारे प्रोफेसर थे बीएन कॉलेज में, उनकी एक संस्था चलती थी अनागत। तो अनागत संस्था में हम सब लोग पहले गए और कम से कम वहाँ 2 साल रहे। अनागत से नुक्कड़ नाटक और जैसे गिनीपिग नाटक हो रहा था, परवेज साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे, हानूश नाटक हुआ। उन नाटकों में किसी भागीदारी हमारी रही, और लेकिन बैक स्टेज में ही। फिर अनागत संस्था से हम सब लोग अलग होकर इप्टा में आ गए। तो इप्टा में आए, और इप्टा में आकर 80 से लेकर 84 तक मैं 4 साल इप्टा में रहा। और नुक्कड़ नाटक, मंच नाटक, वनेक प्लेज, यूनिवर्सिटी स्तर पर जो वनेक प्लेज होते थे, तो उस प्ले में भागीदारी करना, और इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी नाटकों में भाग लेना। तो इस तरह से गतिविधि शुरू हो गई, इप्टा की गतिविधि और कॉलेज में की गतिविधि और पढ़ाई लिखाई, ये सब चलता रहा। और 84 में मैंने इप्टा छोड़ दिया। और 84 के बाद फिर 85 में मुझे एक विशाल नाट्य मंच है पटना में, जो भगत सिंह के विचारधारा से वो लोग प्रेरित थे। उन लोगों ने मुझे कहा कि एक प्ले आप डायरेक्ट कर दीजिए। इप्टा के जमाने में मैंने 1-2 प्ले डायरेक्ट भी किए थे। तो लेकिन फुल लेंथ प्ले नाटक करने का अवसर मुझे निकलने के बाद विशाल नाट्य मंच से बकरी नाटक मेरा 85 में मैंने, तब तक मैं एमए का विद्यार्थी हो चुका था, और एमए में भी पढ़ाई करते हुए, और बकरी नाटक हमारा फुल लेंथ पहला नाटक, जिसमें वो जो संस्था थी विशाल नाट्य मंच, वो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जितने भी 4th ग्रेड एम्प्लॉइज के जो बच्चे थे, या बुजुर्ग थे या नौजवान थे, उन बच्चों को लेकर, जो स्लम के बच्चे एक तरह से कह सकते, 4th ग्रेड जो स्वीपर क्लास और इस क्लास के जो बच्चे होते हैं, तो 70 लड़के 75 लड़के उसमें आर्टिस्ट थे। और पहली बार मैंने इतने बड़े स्केल पे 75 लोगों को लेकर बकरी नाटक में आया, और उस नाटक की बड़ी चर्चा हुई। उसकी शुरुआत 4 नाटक से 4 शोज से होनी थी, लेकिन बढ़ते 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 उसकी संख्या इतने, मतलब कहा गया कि पटना में पहली बार हाउसफुल, जो नाटक हाउसफुल जिसको कहते हैं, टिकट लेकर लोग आते थे, और जितने लोग अंदर उतने बाहर, और 4 शो की जगह उसको हमको 8 शो करना पड़ा। अरे वाह! हाँ, तो वो काफी चर्चा उसकी हुई, और पूरे साल भर उस शो को हम लोगों ने चलाए, 20-25 शोज हुए। और वहां से मेरी पहचान बतौर पटना में या बिहार में एक निर्देशक के रूप में होने लगी। और उसके बाद होता है ना कि आपके अंदर कि अब छटपटाहट की, अब और दूसरा क्या काम करें। तो उसी वक्त मुझे एक पांडुलिपि हाथ लगी विदेशिया नाटक की, जो भिखारी ठाकुर का बड़ा ही चर्चित। तो उसके शोज अभी तक मैं करता रहता हूँ, और उसका 750 शोज कर लिए अब तक। तो आपका लैंडमार्क नाटक है सर। हाँ, लैंडमार्क नाटक है। और तो वो 86 में मैंने उसको विदेशिया को पढ़ा, और उसको मैंने तैयार किया। 3 महीने तक लगातार उसकी तैयारी चलती रही, गाने बनते रहे। और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा नाटक है विदेशिया, जो बचपन से लोकगीत और माँ का संगीत, पिताजी का, मेरा अपना। तो ये ऐसा लग रहा था कि ये विदेशिया जो है मेरा इम्पल्स काम कर रहा था पूरा उस नाटक को तैयार करने में। और जब पहली बार उसका मंचन हुआ 86 में, तो उसके 3 घंटे का वो शो होता था, जिसमें तो एक इंटरवल भी हम लोग रखते थे। चूंकि विदेशिया ऐसा नाटक है जो रात भर होता था गाँवों में, और एक सिचुएशन पे 3-3, 4-4 गाने होते थे। तो उस नाटक को मैंने 3 घंटे का किया। फिर
इंटरवल होता था, तो 8-10 शोज हुए और मैं 87 में एनएसडी आ गया। जी जी जी। तो एनएसडी जब आया तो फिर उसका शो थोड़ा मतलब कम हो गया होना, और जब टीम का जो लीडर जब है नहीं तो फिर वैसी स्थिति में पूरी टीम सुस्त हो जाती है निश्चित तौर पे। तो फिर जब मैं एनएसडी से पास होकर जब वापस पास होकर नहीं, बीच में छुट्टियों में फर्स्ट ईयर में जब मैं लौट के आया, तो हमारे एनएसडी में एक प्ले हुआ था भवई शैली पर। प्ले नहीं हुआ था बल्कि एक तरह से क्लास हुआ था, डेमो क्लास होता है ना, सीन वर्क। जी जी जी। तो भवई शैली पर। तो जब मैं आया तो अपने यहाँ वर्कशॉप किया, और वर्कशॉप करके और विदेशिया ये जस्मा ओढ़न नाटक हमने उठाया, और जो कि भवई शैली में जो मैंने सीखा था नया ताजा, तो उसका हुआ कि जो सीखा है तो उसको अप्लाई करो एक नाटक करके। तो उसी विशाल नाट्य मंच से जस्मा ओढ़न नाटक हमने तैयार किया, वही कॉस्ट्यूम और बहुत ही तड़क भड़क और ताम झाम के साथ उसका मंचन हुआ, और एक नई शैली से लोग परिचित हुए, बिहार के लोग। एक तरफ मैं विदेशी बकरी नाटक नौटंकी शैली में कर रहा था, तो विदेशिया नाटक की अपनी शैली, और उसके बाद जस्मा ओढ़न नाटक भवई शैली। तो ये तीन शैलियां जो है मैंने शुरू में ही नाट्य विद्यालय के फर्स्ट ईयर में आती। तो क्या हुआ कि विशाल नाट्य मंच में थोड़ी अब ये चर्चा चलने लगी कि संजय उपाध्याय कुछ भी नाटक कर ले रहे हैं, विदेशिया तो ठीक था, बकरी तो ठीक था, लेकिन ये जस्मा ओढ़न तो ये एक भाग्यवादी नाटक है, और हम लोगों के विचारधारा से मेल नहीं खाता है। और चूंकि ये सब लोग प्रोग्रेसिव माइंडेड थे और भगत सिंह के विचारों से, तो उन लोगों ने थोड़ी आपत्ति जाहिर की। तो मेरा मन थोड़ा सा खिन्न हुआ, और हमको लगा कि मैं इतने बंधन में रहकर किसी संस्था में काम नहीं कर सकता, नहीं कर पा। बिल्कुल। तो उसी वक्त मैंने 88 में अपनी संस्था बनाई, निर्माण कला मंच। तो आज भी मैं उस निर्माण कला मंच तो सेकेंड ईयर में मैं चला गया था, और 88 में आया मैं छुट्टियों में, तो सेकेंड ईयर में। तो उस वक्त बकरी, विदेशिया और जस्मा ओढ़न तीनों नाटक को अपने बैनर पे, निर्माण के बैनर पे उसको ले आया, और तीनों नाटकों का एक फेस्टिवल किया अच्छा करके। और वो मैंने निर्माण की स्थापना वर्ष में ही 3 नाटक से हमने शुरू की। जो हमने विशाल से किया था उसको हम वापस निर्माण में ले आए, और फिर नाट्य विद्यालय से पास आउट होने के बाद वहाँ डिप्लोमा प्रोडक्शन कॉमरेड का कोर्स किया, जो कि संजय की बड़ी चर्चित कहानी हुई थी हंस में, उस जमाने में काफी उस पर चर्चा चलती थी। तो वो नाटक मेरा डिप्लोमा प्रोडक्शन था, और जब जैसे ही पास होकर मैं, पूरा हमारा बैच बॉम्बे जा रहा था, बाकी लोग इधर उधर जा रहे थे, मैं वापस पटना लौट के आया, और खड़िया का घेरा नाटक मैंने सबसे पहले वहाँ का क्रिश्चियन चाक सर्कल को मैंने पास होते ही अपने संस्था से पहली बार उसका मंचन किया, बहुत ही धूमधाम से उसको भी। जो कुछ भी 3 साल में हमने सीखा था सारा, कहते हैं ना कि नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है तो मैंने जितना कुछ ट्रेनिंग लिया था, जितना कुछ सीखा था, और डायरेक्शन का स्टूडेंट था मैं, तो वो सारा कुछ मैंने उसमें अपना टैलेंट झोंक दिया, और बहुत ही भव्य जिसका प्रोडक्शन जिसको कह सकते हैं हुआ। और उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हो गई निर्माण कला मंच से। सर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रवेश का रास्ता कैसा रहा सर, कितना सरल था? मैं तो जब बकरी और विदेशिया ऑलरेडी कर चुका था, तो इसलिए थोड़ी बहुत समझ तो आ ही गई थी। इतना की स्कूलिंग थी, कॉलेज में स्कूल से नाटकों का ये था, तो जो फियर होता है, जो नाटकों में अभिनय करने का पहली बार जो लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए नाट्य विद्यालय में, तो वो सब हमारा था नहीं। और दूसरा कि पहली बार जब मैंने किया तो पटना मैंने से बाहर निकलने का पहली बार अवसर मिला। उस वक्त कलकत्ता में पहला प्रीलिम्स था हमारा, और वहाँ मैं गया और इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में
मुझसे ढेर सारे मतलब लोग बैठे थे, इतनी बड़ी टीम थी, जहाँ उनको देखकर थोड़ा सा मैं नर्वस हुआ, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग हैं, नाम सुनता था। तो वो सब बात अपना जो भी उन लोगों ने भेजा था पीस, वो हमने सुनाया, अपनी तरफ से तैयारी करके गए थे। तो ये सब होता रहा, फिर म्यूजिक, गाना बजाना और ये वो सब हुआ, तो मेरा सिलेक्शन फाइनल के लिए हो गया और मैं दिल्ली आया फाइनल में। मेरे बैच में मनोज वाजपेयी, वो उसका आखिरी था वो बैच, मतलब उस साल। तो उसने देखते ही मुझे कहा कि भैया तू कैसे आ गया? तो हमने कहा कि क्या हुआ? तो बोला कि यार मेरा ये आखिरी चांस है। हमने कहा कि यार तुम्हारा भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, क्या मजा आएगा, दोनों साथ रहेंगे। तो उस नहीं हुआ, मनोज का बेचारे का वो दुर्भाग्य था और मेरा हो गया। तो पहली बार में मैंने उसको क्लियर किया था। तो सर बहुत ही जी सर, सामान्य तौर पे मैं इतने इंटरव्यूज जो पिछले दिनों ले रहा हूँ, सबके बहुत कम ही लोग ऐसे रहे जिन्हें परिवार का समर्थन मिल पाया। तो क्या प्रोफेशनल स्टडी के लिए जब थिएटर को प्रोफेशन बनाने की बात आई तो परिवार का पूरा समर्थन था आपके लिए? माँ का बहुत समर्थन था। माँ चाहती थी कि वो इसी लाइन में कुछ करे, आगे बढ़े। वो तो देखना चाहती थी पर्दे पर मुझे। अच्छा। और अंत तक कहती थी कि तुम क्या डायरेक्शन वगैरह में चले आए, एक्टिंग करते और तुम्हारा दोस्त सब चला गया बॉम्बे, तो वो पर्दे पे देखना चाहती थी। होता है, हर माँ को इच्छा होती है कि बेटा पर्दे पे आए। और परिवार वाले और भी हमारे जो लोग थे वो देखें कि हमारा बेटा सिनेमा में काम करता है वगैरह। और पिताजी सर? पिताजी कहते थे कि नौकरी करो। हाँ, तो तुम्हारी उम्र में तो हम नौकरी करने लगे थे। तो लेकिन जैसे ही एनएसडी में मेरा हुआ और तब उनको लगने लगा कि कुछ लगता है स्पेशल, क्योंकि और जिस तरह से मैं चूंकि ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था पटना में, तो अखबार ने जिस तरह से मुझे उछाला, जिस तरह से मेरा इंटरव्यू आया और खूब चर्चा हुई और लोग मुझे याद है कि मुझे लोग सी ऑफ करने के लिए, जब मैं जा रहा था एडमिशन लेने, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे कम से कम 100 लोग मुझे विदा देने वाले, कम से कम 100 रंगकर्मी लोग पूरे पटना के मुझे सी ऑफ करने आए थे। तो ये सब देखकर पिताजी को लगने लगा कि मेरा बेटा लगता है कि कुछ बड़ा काम करने जा रहा है। और फिर मैं जब लौट कर आया, पास होकर आया, और तो फादर 90 में मैं पास किया, 91 में मेरे पिताजी गुजर गए। अच्छा। तो उनकी जगह पे मुझे नौकरी, अनुकंपा के आधार पे जो नौकरी होती है, तो नौकरी मिलने की बात चली और फाइल बढ़ गई। और मैं पूरी तरह से नाट्य विद्यालय से निकलने के बाद एनएसडी से अब मैं नौकरी करूंगा, ये सब चल रहा था। ये दौर ये 90 वापस 90 से लेकर और 93 तक मैं पटना में था। उन्हीं दिनों नौकरी वगैरह करने की बात चली। तो अचानक मुझे श्रीराम सेंटर से ऑफर आया एक प्ले डायरेक्ट करने के लिए 94 में। अच्छा। तो 93-94 की बात है। तो ये वो चैप्टर मैं बाद में बताऊंगा। मैं एक दूसरी कहानी ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक महत्वपूर्ण काम है जो एनएसडी से निकलने के बाद बहुत सारे लोग, अब मैं ये सोच रहा था कि किस तरह का थिएटर मैं करूंगा। तो कलात्मक उच्च कोटि के जितने भी नाटक होते हैं वो सब हम लोगों ने कर डाले। और मैं वापस जाकर एक नई भाषा, किस तरह का अपना थिएटर करें। तो पटना में एक झुग्गी झोपड़ी पट्टी का इलाका है, नंदनगर कॉलोनी। तो वो एक तरह से जराइम पेशा लोगों का इलाका था। अंग्रेजों ने उस पूरे इलाके को ब्लैक स्पॉटेड इलाका घोषित किया हुआ था और उसमें वो सारे लोग थे जो बिगड़ैल थे। तो मुझे लगा कि मैं इस बहुत 10-12 एकड़ में फैला हुआ वो पूरा बस्ती, ठीक है, तो उसमें मैं चला गया और 3 महीने तक लगातार मैं उस पूरे इलाके में घूमता रहा। और जितने भी बिगड़ैल बच्चे थे, कोई गांजा पीता था, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई खैनी खा रहा है, कोई शराब पीता था, कोई चाकूबाजी करता था, इस तरह के सारे लड़कों को मैंने इकट्ठा किया। और सारे बेहद टैलेंटेड लड़के, कोई अच्छा नाचता था, कोई
फिल्मी डायलॉग बोल रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई करतबबाजी कर रहा है। तो उन सारे लड़कों को मैंने धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू किया और मैं पहुंच गया उनके घर में सब सारे बच्चों को लेकर और उन लोगों को कन्विंस किया कि मैं इनके साथ कुछ करना चाहता हूँ। और तो घर वालों ने भी कहा कि ठीक है आप ले जाइए, और 1 महीने के लिए मैंने कहा कि आप मुझे इन बच्चों को गोद दे दीजिए। और हाँ, और उनको लेकर मैंने एक वर्कशॉप किया, आवासीय वर्कशॉप हुआ, और उसमें उन बच्चों को नाखून काटने से लेकर उनके स्नान कराने से लेकर कपड़े कैसा पहनेंगे और किस तरह से इनको व्यवहार करना, व्यवहार कुशल कैसे बनना है, सुबह उठना इतने बजे, पूरा शेड्यूल बन गया, इतने बजे क्लासेज होंगे मॉर्निंग में। फिर एक तरह से वर्कशॉप जैसे चलता है। तो इनको कहाँ रखे थे सर? उनको प्रेमचंद रंगशाला में ही। अच्छा। ऊपर का पूरा परिसर हमने ले लिया था, और प्रेमचंद रंगशाला क्योंकि संगीत नाटक एकेडमी के अंडर में था उस वक्त, उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर शिवनारायण सिंह, उन्होंने हमें उस जमाने में संगीत नाटक एकेडमी में 25,000 रुपए से हमें सपोर्ट भी किया था। अच्छा। और पूरा स्पेस दे दिया था इस काम को करने के लिए। तो वहीं पे हमने ये लगा के बेड लगाकर और 25-30 बच्चों को हमने का बेड लगाकर और उनको वहीं रखते थे, वहीं स्नान कराना, वहीं खिलाना, वहीं नाश्ता कराना, 24 आवर्स उनको उसी कैंपस में रहना है। और हमारे जो निर्माण कला मंच के जो हमारे जितने भी सीनियर्स हमारे आर्टिस्ट थे, उन सबों की ड्यूटी लगी हुई थी, सबका अलग अलग कौन क्या करेगा। तो उसमें अंधेर नगरी नाटक हमने तैयार कराया। अच्छा। और एक बिल्कुल ही नया प्रयोग, वो सारे बच्चे जब नाटक जब हमने तैयार किया और जब उसका मंचन हुआ तो पटना से लेकर दिल्ली तक लोगों ने देखा, NSD के लोगों ने देखा, और श्री राम सेंटर में उसका मंचन हुआ। अच्छा जी। और उसके बाद कांत जी जब पटना आए थे किसी काम से, वर्कशॉप वगैरह के सिलसिले में, तो उन्होंने उन बच्चों के काम को देखा और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर भारतेंदु जीवित होते तो शायद ऐसा ही लिखते या इसी तरह का सोचते। अरे वाह, का इस तरह का स्टेटमेंट रहा और काफी चर्चित रहा। और ये बच्चे जो इतने बिगड़ैल थे, सारे बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, उनको स्कूल भेजना, कॉलेज तक उनको लेकर गए हम लोग बाद में। और उसी वो ग्रुप हमने एक बनाया उनको लेकर, सफर मैना। अच्छा। सफर मैना के जो बच्चे थे जिनके माध्यम से ये काम हो रहा था, तो वो उसमें से 3-4 बच्चे NSD गए। अच्छा जी। और ये तो कमाल का अचीवमेंट है सर ये। हाँ, ये बड़ा काम हुआ था उस वक्त का। 3-4 बच्चे NSD गए। एक लड़का जो है वो उसको पिछले साल बिस्मिल्लाह मिला लाइट डिजाइन के लिए। एक लड़का उसी में से एक लड़का अभी पार्षद हो गया, नगर निगम चुनाव का पार्षद का चुनाव लड़ा और स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य भी है और पार्षद भी है। और एक लड़का था जिसकी प्रवीण नाम था उसका, उसकी हत्या हो गई। उनके ही जो और जो लड़के थे बिगड़ैल बच्चे जो नहीं शामिल हो पाए थे किसी कारणवश, उन लोगों ने ही उनको जलन होने लगी उसकी। वो लड़का DPS में, उसको दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैंने उसको एज ड्रामा टीचर रखवा दिया। अच्छा। वो पढ़ाने जाता था, मोटरसाइकिल खरीद लिया जाता था। तो उनके जो दोस्त लोग थे, जो पुराने जो जराइम पेशा वाले लोग, उनको जलन होने लगी और उसका मर्डर हुआ। तो उसकी याद में हम लोग हर साल प्रवीण स्मृति सम्मान देते हैं। तो 15 साल से लगातार उसकी याद में एक युवा रंगकर्मी को हम लोग 25,000 रुपए की राशि से सम्मानित करते हैं, तो उसकी स्मृति में। तो ये एक सफर मैना का ये जो बड़ा महत्वपूर्ण काम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलने के बाद मेरा रहा। तो पहला जो फेज था वो तो विदेशिया एक इम्पोर्टेंट वर्क हुआ, और फिर नेशनल स्कूल ड्रामा जाना और वहां से लौट कर ये जो सफर मैना का काम मेरा था, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम रहा। और उसके बाद फिर मैं 94 में मुझे श्री राम सेंटर से ये आया, ऑफर आया कि एक प्ले डायरेक्ट कर दीजिए।
उस वक्त फोर्ड फाउंडेशन के तहत प्ले राइट वर्कशॉप श्री राम सेंटर हमेशा कराती रहती थी हर वर्ष, जिसके नेमीचंद जैन जी, राजेंद्र नाथ जी वगैरह उसके मेंबर हुआ करते थे। तो 2 प्ले सिलेक्ट हुए थे, 94 की बात है, 94 नहीं 93 की बात है, 93 हाँ। तो उस वक्त एक बरगद नाटक त्रिपुरारी शर्मा जी ने लिखा था, वो नाटक सिलेक्ट हुआ था। और एक दूसरा अविनाश चंद्र मिश्र ने बड़ा नटकिया कौन नाटक लिखा, उसी प्ले राइट वर्कशॉप के तहत 2 नाटक आए। और उन दोनों नाटकों को डायरेक्ट करने के लिए 2 अलग अलग डायरेक्टर को बुलाया गया। एक बंसी कौल जी को बुलाया गया बरगद नाटक करने के लिए, और मुझे बड़ा नटकिया कौन करने के लिए बुलाया गया। और दोनों ही नाटक की तैयारी श्री राम सेंटर के रेपर्टरी के आर्टिस्ट के साथ हम लोग करते थे। आधा दिन बंसी कौल जी बरगद के ऊपर काम करते थे और आधे दिन मैं बड़ा नटकिया के ऊपर काम करता था। बंसी जी मेरे नाटक में सेट डिजाइन कर रहे थे, मैं उनके नाटक का म्यूजिक डिजाइन कर रहा था। क्या बात है, से कोलैबोरेटिव। हाँ, तो एक इम्पोर्टेंट, तो बड़ा ही चर्चित हुआ वो, लोगों ने खूब पसंद किया। दिल्ली के, मुझे याद है कि लंबी लाइन लगती थी उस नाटक को देखने के लिए, और वहां से मुझे चर्चा मिली। और मैं तन्ना भरत राम जी जो हैं, जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थी श्री राम सेंटर की, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि बच्चों के साथ, हमारे जो ट्रेनिंग कोर्स के जो बच्चे हैं, तो उनके साथ एक प्ले आप कर दीजिए। तो मैंने उन बच्चों को लेकर नीलकंठ निराला जी के लाइफ एंड के ऊपर और उसकी काफी चर्चा हुई। बहुत ही एक्सपेरिमेंटल, और लोगों का ये कहना है कि श्री राम सेंटर के इतिहास में जो स्टूडेंट प्रोडक्शन होते हैं, ऐसा नाटक। तो ये सब देखते हुए पन्ना जी ने मुझे ऑफर ही कर दिया कि आप यहाँ आ जाइए बतौर डायरेक्टर। अरे वाह, पूरे सेंटर को चलाइए। और तो फिर मैंने कहा कि चलिए मुझे समय दीजिए, 3 महीने तक सोचने दीजिए मुझे, क्योंकि मेरी नौकरी की बात चल रही थी पिताजी वाली, और मैं फाइल बढ़ चुकी थी आधा से लेकर आगे। तो जैसे ही पता चला कि अब श्री राम सेंटर में ऑफर आया है मुझे, तो मैंने सोचा कि यार संजय उपाध्याय, तुम जो है इतना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हो, और इतना कुछ हो रहा है, तुम्हारी चर्चा होने लगी है, श्री राम सेंटर में तुम्हारा दिल्ली में एक मेन स्ट्रीम में तुमको मौका मिल रहा है, और कहाँ तुम कलरकी करोगे, कलरकी जाकर। तो मैंने अपनी सिस्टर जो उस वक्त इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी, मैंने कहा तुम कर लो नौकरी। तो वो पूरी फाइल फिर से दोबारा चली, और मैंने अपनी सिस्टर को नौकरी दी। फिर वो नौकरी, आज तक वो सिस्टर नौकरी कर रही है। तो फिर मैं नौकरी को त्याग दिया और सीधा श्री राम सेंटर आ गया, और वहां से फिर 94 to 96 2 साल में श्री राम सेंटर में बतौर निदेशक काम करता रहा। और उन्हीं दिनों बायोपिक थिएटर जैसे निराला नाटक हमने जब किया, तो इससे मेरे अंदर एक उत्साह बढ़ा ये कि किस तरह का थिएटर करे। विदेशिया तो कर लिया, म्यूजिकल प्ले और सारा, लेकिन एक नए तरीके का थिएटर और क्या हो सकता है जो मेरा अपना हो कहने के लिए। तो बायोपिक थिएटर या व्यक्तित्व प्रधान परक नाटक, तो जिसमें कि वहाँ रहते हुए मैंने महेंद्र मिश्र, एक हमारे यहाँ के लोक गायक, बहुत बड़े बिहार के पूर्वी के बड़े, जिनको कहा जाता है पूर्वी सम्राट, तो महेंद्र मिश्र, तो उनके लाइफ के ऊपर हमने कंपनी उस्ताद नाटक किया। और उसके बाद फिर फणीश्वर नाथ रेणु के पूरे लाइफ एंड वर्क को लेकर ठुमरी नाटक किया वहाँ रहते हुए। और एक नाटक और श्री राम सेंटर में रहते हुए मैंने राहुल सांकृत्यायन के पूरे लाइफ एंड वर्क पर एक नाटक राहुल नाम से किया, जो कि दिल्ली का बेस्ट ऑफ द ईयर था वो प्ले। राहुल। तो 2 साल में मैंने 3-4 प्रोडक्शन किए, और व्यक्तित्व परक नाटक हम करते रहे। और पटना मेरा छूट सा गया, और हमारी संस्था विदेशिया का शो चलता रहता था, मेरे एब्सेंस में करते रहते थे लोग। और विदेशिया, बकरी, जसमा ओढ़न, ये सब अपना पुराने नाटकों को होता रहता था। सफरमैना जोर पे था, सफरमैना की भी गतिविधि मेरे एब्सेंस में भी
हमारे संस्था के जो लड़के थे वो लोग उन बच्चों को लेके प्ले डायरेक्ट करते थे। वो बच्चे जब थोड़ा बड़े हो गए तो उन्होंने प्ले डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। धीरे 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 तो ये यात्रा चलती रही। 96 में मैंने श्री राम सेंटर छोड़ा, क्योंकि मेरी ये फितरत है कि मैं एक जगह कहीं टिक नहीं पाता हूँ। अगर थोड़ा सा भी बंधन होता है ना, तो मेरे ऊपर थोड़ा बंधन वहां भी ऐसा लगने लगा कि कुछ ज्यादा ही मेरे ऊपर दबाव आ रहा है कि मेरी स्वतंत्रता और मैं जो एक स्वायत्त तरीके से काम करना चाहता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं फिर फ्रीलांसिंग करना शुरू किया और सबसे पहले मैं भोपाल चला गया और भोपाल में रंग विदूषक बंसी कौल जी के ग्रुप्स के साथ विदूषकीय शैली पे काम हो रहा था वहाँ। तो ये बड़ा ही मुझे हॉन्ट करता था, विदूषकीय शैली आकर्षित करता था कि ये क्या है। और तो मुझे जब बंसी जी ने ऑफर किया कि तुम जाकर मेरे ग्रुप के साथ एक प्ले करो विदूषकीय शैली में, तो मेरे लिए भी एक नया चैलेंज था। तो सुमन कुमार उन दिनों एनएसडी से निकला था, जो अभी सुमन कुमार जो अभी संगीत नाटक है, जी, उसने मुक्तिबोध की कहानी समझौता को उसने ड्रामेटाइज किया था। नया था जो जोकर के जीवन के ऊपर वो कहानी थी। तो मैंने कहा ये कहानी मुझे दे दो, और ये पूरा रूपांतरण लेके मैं सीधे भोपाल चला गया। वहाँ उस नाटक को किया और वहाँ के एक्टर बड़े ही मजे हुए, सारे एक्टर जो विदूषकीय शैली में काम कर रहे थे उनको लेकर, और मैंने समझौता नाटक किया। उसके भी ढेर सारे शोज किए उन लोगों ने। तो ये सब चलता रहा, फ्रीलांसिंग चलती रही। फिर बंसी जी के साथ देश विदेश घूमने का मौका मिला। उनके नाटकों में एज म्यूजिक डायरेक्टर भी मैं काफी काम करता रहा। तो मेरे जीवन में, रंग जीवन में आप देखेंगे कि एक तरफ मैं बच्चों का सफरमैना को लेकर काम कर रहा था, दूसरी तरफ एपिक थिएटर, ये बायोपिक थिएटर कर रहा था। दूसरी तरफ एज म्यूजिक डायरेक्टर भी मैं, क्योंकि साल में आप कितना नाटक डायरेक्ट करोगे, दो नाटक करोगे, 3 नाटक करोगे, लेकिन रोजी रोटी और चूल्हा जलने के लिए और भी काम करने होते हैं। तो मैंने बतौर संगीत निर्देशक ढेर सारे जितने भी निर्देशक इस देश के हिंदी रंगमंच के, चाहे भानु भारती जी हों, बंसी कौल हों, रॉबिन दास हों, राम गोपाल बजाज जी हों, ये अंकुर जी हों, त्रिपुरारी शर्मा जी हों, मोहनदास साहनी हों, आलोक चटर्जी, जितने भी, जो भी जहाँ से भी मुझे ऑफर आता था कि मेरे लिए म्यूजिक कर दो, तो कर देता था। पैसे कमाई हो रही थी, तो करता रहता था। तो एक तरह से म्यूजिक वाला काम भी चल रहा था, दूसरी तरफ अपना प्रैक्टिस भी चल रहा था, तीसरी तरफ नाटक एनएसडी में पढ़ाने के लिए भी मुझे आने लगा। 95 से मैंने क्लास एनएसडी में करना शुरू किया। वहाँ भी जाकर, तो राजपाल यादव वाला पहला बैच था जिसमें मैं गया था एनएसडी में पढ़ाने। जी। तो राजपाल यादव जिनका आपने इंटरव्यू भी किया, जी सर। तो वो बैच मेरा पहला था, मेरी एंट्री पहली थी। उस बैच के साथ मैंने क्लास शुरू किया और विदेशिया को लेकर हर साल वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया था। सर, ये अनुभव कैसा था? जिस इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं वहीं पे जाके पढ़ाना, ये अनुभव कैसा था? ये जरूर बताइए। ये अपने आप में बड़ा अनुभव था, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ के निकलते हैं और जो आपके साथ पढ़ाने वाले जितने भी विजिटिंग फैकल्टी या आती है, तो उनको लेकर जो आपके मन में श्रद्धा और उनसे सीखने का आपके अंदर एक जो मतलब एक तड़प होती है कि सीखना है, इनसे ये लेना है, जो जिस विधा के एक्सपर्ट होते हैं तो उनसे सीखते हैं। वैसे ही मैं भी अपने आप को, जब पहली बार मैं गया तो मुझे लगने लगा कि मैं भी एक फैकल्टी मेंबर हूँ और लड़के मुझे सर कह रहे हैं और चारों तरफ मैं घिरा हुआ हूँ। और ये सिलसिला 14-15 साल तक लगातार चलता रहा, एनएसडी में जाने का, आने का। अच्छा। और ढेर सारे बच्चों से, मतलब हर बैच के बच्चों से मिलने का और उनसे सीखने सिखाने का अवसर मिलता रहा। तो बड़ा ही, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान था मेरे लिए। एनएसडी ने मुझे रिकॉग्नाइज किया
और शायद उसी रिकॉग्निशन को देखते हुए, उस काम को देखते हुए एनएसडी ने मुझे अपना जो सम्मान, जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान उनका है, मनोहर सिंह सम्मान, वो मुझे दिया थी। जी जी जी, तो अच्छा लगता है। जी जी जी। सर, आपके जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव जिसने बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो रंग कर्म को और अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से सीखना चाहते थे, जानना चाहते थे, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय। आपने एक पूरी नई परिभाषा गढ़ दी कि इतने कम समय के अंदर आपने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि उसकी तुलना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से होने लगी। लोग उसको ऑल्टरनेट मानने लगे, जिनका एनएसडी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय एक बराबरी पे आप लाके खड़ा कर दी इतने कम वर्षों के अंदर। वो अनुभव जरूर साझा करिए सर। वो करेंगे, क्योंकि वह भी एक महत्वपूर्ण मेरा वर्क है। जी जी सर। तो ये सब 94 के बाद मैं लगातार बाहर पूरे देश दुनिया घूम के फ्रीलांसिंग करता रहा। जी जी। उसके बाद वापस फिर मैं 2000 में पटना आ गया। जी। और पटना आकर मेरी संस्था थोड़ी स्थिति डमाडोल हो रही थी संस्था की। जब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, जब लीडर नहीं होता है तो सब लोग अपना अपना दावा ठोकना शुरू करते हैं कि मैं। तो ऐसी स्थिति में मैं वापस फिर पटना आया, फिर नए सिरे से ग्रुप को और मजबूत किया। सफरमैना को भी फिर से नए सिरे से उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो सफरमैना में हमने विकलांग, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उन बच्चों को लेकर भी हमने 45 दिन का एक शिविर किया। लौट के जब गया तो यूनिसेफ के सहयोग से वो बहुत बड़ा शिविर हमने किया। तो जितने भी जो लाचार थे, पैर से, हाथ से, आंख से, कान से ना, वो सब उन बच्चों को लेकर हमने थिएटर किया बाकायदा, और 45 दिनों का। तो वो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे काम आया। और 2010 तक हम फिर बाहर में फ्रीलांसिंग भी करते रहे, पढ़ाते रहे, वर्कशॉप करते रहे। पटना के ग्रुप के साथ विद्यापति के ऊपर नाटक कहाँ गए मेरे उगना, हीरा डोम, हिंदी का पहला दलित कवि हीरा डोम के ऊपर हमने काम किया, नाटक किया। उषा किरण खान जी पद्मश्री हैं, उन्होंने लिखा, उसको हमने किया। फिर मेरा एक और इंटरेस्टिंग ये पहलू है कि जो भी मैंने नाटक किए हैं, तो बिहार के जितने भी नए नए जो नाटककार थे, या जो नाटककार उभर रहे थे या बनने के क्रम में थे, उनको लेकर, या जिन्होंने कोई नाटक नहीं लिखा, उनको मैंने नाटककार बनवाया और उनसे नाटक लिखवाए बहुत सारे लोगों से। तो देखिए, अभी कंपनी उस्ताद नाटक मैंने रविंद्र भारती जो बिहार से है, उषा किरण खान जी का 2-2, 3-3 नाटक मैंने किए। फिर एक आप ये देखो, श्रीकांत किशोर का हरसिंगार नाटक, जिसको अभी हिंदी में काफी उसका मंचन हुआ। और अभी मैं कर्नाटक में जो नीनासम है वहां जाकर उसको करके आया, तो कन्नड़ भाषा में। तो उसके बाद आप ऋषिकेश सुलभ जी हैं, उनका नाटक, उनके नाटकों को मैंने किया। अविनाश चंद्र मिश्र के नाटक को किया। तो या निराला जो है, हमारे लोहा सिंह के रूप में मशहूर रामेश्वर सिंह कश्यप जी। तो जितने भी, ज्यादातर बिहार के ही राइटर्स को मैंने करने की कोशिश की। और जो हमारा ये जो बायोपिक थिएटर था उसके तहत, उसी में बिरसा मुंडा नाटक, धरती आबा हमने किया। तो ये सब चलता रहा 2000 से लेकर 2010 तक। तो अचानक मुझे मध्य प्रदेश नाट्य जाने का मौका मिला और मैं गया, सब चीज छोड़ छाड़ कर। और मुझे नहीं मालूम था कि मैं जाते ही कुछ ऐसा काम हो जाएगा। मेरे लिए भी एक सीखने का प्लेटफॉर्म था। और मुझे लगा कि मैं यहाँ आकर अब चलो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्या होता है ये सब सीखा जाए, जाना जाए। और शुरुआत में आपको मालूम होगा कि जो बिसारिया जी की भूमिका थी भारतेंद्र नाट्य अकेडमी में, तो उसी भूमिका में मैं था कि फाइलें चल रही थी, अभी तक नाट्य विद्यालय शुरू नहीं हुआ, नहीं हमारे पास कोई स्पेस बैठने का, ना मुझे बैठने के लिए कोई केबिन मिला, ना ही कोई टेबल कुर्सी, कुछ नहीं। तो मैं वो जो उनका जो मंत्रालय है वहां जाता था, एक कमरे में बैठता था और नाट्य विद्यालय की फाइलें चलती रहती थी। और बड़ा ही
एक साल तक मैं ये लगने लगा मुझे कि संजय तुम इस काम के लिए तो नहीं बने हो, अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो धीरे 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 फिर वो एक नाट्य विद्यालय सरकार में चीजें धीरे धीरे होती हैं, तो फिर स्पेस मिला, उद्घाटन हुआ, माननीय आडवाणी जी आए, उन्होंने उद्घाटन किया। और 17 जून को 2011 में विधिवत उसका उद्घाटन हो गया। और फिर सिलसिला शुरू हुआ 2011 से। तो पहले साल में जब हमने विज्ञापन निकाले तो मुश्किल से 200-250 एप्लीकेंट्स थे। फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ता गया, संख्या बढ़ती गई, और अंत तक तो स्थिति ये हो गई थी कि 5000-6000 एप्लीकेशन आने लगे थे, और उसमें से सिलेक्शन। तो दरअसल मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को एकेडमिक्स को लेके मैंने काफी उस पर काम किया। और एक जो हमारी जो पद्धति है या जो पेडागोजी है पढ़ाई की, उसको मैंने थोड़ा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अलग रखने की कोशिश की। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट था थिएटर ऑन व्हील्स, जहाँ पे बच्चे हमारे ट्रेनिंग ले घूम घूम कर। तो मध्य प्रदेश के जितने भी जनजातीय इलाके हैं, उन इलाकों में हम जाने लगे, उन बोलियों में जाने लगे, और वहाँ जाकर वहाँ उन गांव के या उन आदिवासी इलाकों के कलाकारों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, उनके साथ रहना, और उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को इवॉल्व करना, और उसके बाद एक नाटक तैयार करना, और उस नाटक का प्रदर्शन करना, उसके शोज होना। तो ये एक तरह से वो तो एक परफॉर्मेंस हुआ कि हमने लोक धर्मी नाट्य धर्मी दोनों स्वरूप को रखा, प्रयोग धर्मी भी रखा। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि तमाम जितने भी क्लासेज होते थे, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, चाहे वेस्टर्न ड्रामा हो, या और भी जितने भी थिएटर आर्किटेक्चर हो, इन सारे क्लासेज के अलावा लाइट डिजाइनिंग से लेके कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, मेकअप के क्लास सब होते हुए, और साल में 5 प्रोडक्शन हम कर रहे थे। एक साल के कोर्स में आप सोच सकते हैं कि 5 प्रोडक्शन, और उसके बाद और पांचों ही 5 जॉनर का नाटक, और उसके बाद फिर सारे क्लासेज करना। तो लड़कों को फुर्सत तक नहीं मिलती, कपड़े धोने तक फुर्सत नहीं मिलती। और लड़के कहते भी थे कि सर अब इस संडे कम से कम बार छोड़ दो कपड़े धोने के लिए। और स्थिति ये हो जाती थी कि अगर मैं कहता था कि जाओ छुट्टी, तो नहीं सर छुट्टी नहीं, इस संडे हम लोग क्लास करेंगे। इतना पढ़ाई में इतना रम गए थे बच्चे। और उनकी ट्रेनिंग, जब होता क्या है कि ट्रेनिंग अगर बोझिल लगने लगे तो समझिए कि वो ट्रेनिंग ठीक नहीं है। तो बच्चे उसको, उनके अंदर का जो स्किल है उसको आपको डेवलप करना है, और उनको मजा आने लगे। तो लड़कों को पढ़ाई करते वक्त मजा आता था। और पूरे देश से मतलब पूरे साल में हम 45 से 50 फैकल्टी बाहर से बुलाते थे। सारे जितने भी अलग अलग विधा के एक्सपर्ट आते थे, और तो ये हमने माहौल बना कर रखा था। दूसरा ये है कि पूरे कैंपस में हमने ये कहलवा दिया था कि वो वही लोग प्रवेश करें जो सीखना चाहते हैं, सीखे हुए लोगों का प्रवेश वर्जित है। जी। हाँ, कि मतलब आप यहाँ आइए इस कैंपस में, तो आपके अंदर का विद्यार्थी जो है वो विद्यार्थीपन या शिष्यत्व के भाव से आइए, कि कुछ शिक्षा लेने आना है, कुछ सीखने के लिए हम आ रहे हैं। और सीखे हुए जो लोग हैं वो उनके लिए मतलब ये जगह यहाँ है नहीं। तो दूसरा एक माहौल हमने ये बनाया हुआ था कि आप खुल के एक्सपेरिमेंट करिए, खुलकर आप काम करिए। कोई आपको एकेडमिकली, हमने अपने जितने भी स्टाफ थे, जो प्रशासन के लोग थे, उन सबों को हमने कहा था कि मैं एंटी स्टूडेंट कोई काम नहीं करूंगा। तो मैं प्रो स्टूडेंट ही यहाँ पे सारा कुछ डिसीजन लूंगा।
और विद्यार्थियों के या जिनके लिए ये नाट्य विद्यालय है उनको सारी सुविधा हमें उपलब्ध करानी है। चाहे वो एकेडमिक्स से रिलेटेड जितनी भी वो उनका जो डिमांड आता था, रिक्वायरमेंट आता था, या जो फैकल्टी आती थी जो रिक्वायरमेंट देती थी, लंबा चौड़ा लिस्ट आता था मेरे पास, एप्लीकेशन लगाता था ऑफिस वाला, तो मैं सीधे उसको ये कहता था कि आखिर नाट्य विद्यालय है किस लिए, इतने पैसे आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं। तो आपको तनख्वाह देने के लिए तो नहीं आ रहा है, सिर्फ आप तनख्वाह लीजिए और उसके बाद चुप रहिए, बाकी जो पैसे खर्च होने हैं नाट्य विद्यालय की पढ़ाई पे ही खर्च होना है। तो इसमें मैंने कोई कटौती नहीं की। और प्रोडक्शन भी जो हमारे हुए बहुत ही स्तरीय प्रोडक्शन, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रेपर्टरी का जो स्तर था प्रोडक्शन का, उससे उस टक्कर के नाटकों का हमने यहाँ पर तैयार कराया बच्चों से नाटक। आप समझ सकते हैं कि आनंद रघुनंदन जैसा नाटक जो हिंदी का पहला नाटक जिसको माना गया है, और जब भारत रंग महोत्सव में हुआ कमानी ऑडिटोरियम में, इन बच्चों ने जब किया तो लोग खड़े होकर और कर्टन कॉल में जब तालियां बजी 5 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन, तो ऐसा। या कन्हैया कुमार ने जब ट्राइबल पे काम करना शुरू किया, और वो जो जिस स्तर का नाटक तैयार हम लोग कर रहे थे कन्हैया के निर्देशन में, या बाहर से जो भी हमारे डायरेक्टर आते थे, तो उनको खुलकर आजादी थी कि आप बजट की चिंता ना करें, आपको जो खर्च करना है करें, हाँ उलूल जुलूल का खर्च ना हो, बल्कि उतना जो जरूरी है तो आप करें, और उस पर कोई रोक नहीं। इस मामले में हमने एकेडमिक्स को बिल्कुल ही ये करके रखा था कि बच्चों को पढ़ाई में तनिक भी कोताही नहीं होनी चाहिए और कमी नहीं होनी चाहिए, जो इनका डिमांड है वो उनको पूरा किया जाना चाहिए। और स्टाफ वालों को हमने कह दिया था कि बच्चों के खिलाफ आप शिकायत करना बंद करिए। हाँ, बच्चे जो है 1 साल के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, आपसे लड़ाई करने नहीं आते हैं। तो आप उनको, अब तो मेरे इस नेचर से, एटीट्यूड से सारे स्टाफ वाले भी, मैं जो कहता था उनको करना पड़ता था, और उनकी मजबूरी थी। तो इससे क्या हुआ कि एक माहौल अच्छा बना, और मैंने विद्यार्थियों को भी बोल दिया कि किसी भी स्टाफ के साथ, हमारे जो भी जो आपके साथ जितने भी काम करने वाले लोग हैं ऑफिशियल, उनके साथ कभी भी आप बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, और उनके साथ बहुत ही भाईचारे के साथ और खूब अच्छे से उनके साथ संबंध बनाकर काम करिए, और कोई कमी नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत ही हमने एक हारमोनियस माहौल बनाया, और बच्चों के अंदर कोई डर नहीं। एक सबसे पहले डायरेक्टर का खौफ, या कोई फैकल्टी आती है उसका खौफ, उसका डर, या उनको राजनीति करने का हमने समय ही नहीं दिया। उनको कुछ सोचने, इससे पहले कि कुछ सोचें, उनको काम में फट से फंसाओ, और इतना वो व्यस्त हो जाते थे काम में कि उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी दूसरी बात करने की। और सुबह आते थे 7 बजे से शुरू हो गया क्लास, योगा या मूवमेंट या जो कुछ भी मूवमेंट, अलग अलग मॉर्निंग क्लासेज जो होती हैं फिजिकल, और उसके बाद वहीं नाश्ता करिए, वहीं फिर दिन भर आपको रहना है, क्लासेज होंगी, अलग अलग पीरियड में अलग अलग क्लासेज हो रहे हैं, वहीं लंच करना है, फिर वहीं पे प्रोडक्शन की तैयारी, और शाम 10 बजे रात को सब खाना वाना खा के तो सीधे हॉस्टल में जाते थे। तो कहाँ वक्त मिलेगा बच्चों को कुछ और सोचने के लिए। तो ये माहौल हमने बनाया। और बाकी जो ऑफिशियल लेवल पे या प्रशासनिक स्तर पर जो कमियां, या वो जो स्ट्रगल, या वो बीच बीच में ऐसा लगता था कि जब आपका ऊपर सीनियर जो स्टाफ ये ऑफिसर है, जब आपको आपकी क्लास लगाता है, बोलेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, फाइलों पर तरह तरह से लिखाई पढ़ाई जब होती है, वो एक अलग स्ट्रगल है। लेकिन मेरा मात्र उद्देश्य था कि संजय, अगर तुम आए हो तो नाट्य विद्यालय को बच्चों को सिखाना है, ज्यादा से ज्यादा सिखाना है। तो इसकी वजह से शायद हम अच्छे स्टूडेंट निकाल पाए, और अच्छे प्रोडक्शन हम कर पाए, और अच्छी फैकल्टी हम ला पाए, और पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। और ये बात सही है कि लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि 3 साल कौन जाएगा एनएसडी में, 3 साल में जितना पढ़ाया नहीं जाता है वहाँ 1 साल में हम लोग सीख लेते हैं, यहाँ सीखने को मिलता है। तो वो एक माहौल बनाया था, एक स्थितियां थी, पूरी टीम थी,
और सब लोग मिलकर ही तब काम अच्छा होता है। जी 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 जी। और बच्चों के लिए सर आपने जो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के बच्चों के लिए जो आपने किया वो तो बताया है, इसके अतिरिक्त दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने और की एमपीएसटी के बच्चों के लिए, जो पास आउट थे उनके लिए एक अलग फेस्टिवल कराना, जो इंटर्नशिप। अच्छा हाँ, वो इंटर्नशिप हमने दिया बच्चों को। कि जब होता क्या है कि एनएसडी से निकलने के बाद जैसे हम लोगों के पास कोई काम नहीं था, जी जी, यहाँ था कि निकलो और 1 साल के लिए आप अपने क्षेत्र में जाइए जो जहाँ है, और वहाँ हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, और पर स्टूडेंट हम हर 3-3 महीने पे आपको 25-25 हजार रुपए अलग से देंगे, अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप। यानी कि एक लड़का 1 लाख रुपए हम हर स्टूडेंट को साल में दे रहे थे, और अभी मैं छोड़ते छोड़ते निकलते निकलते 1,60,000 हमने करा दिया। अरे वाह। आने के पहले कि आप हर महीने 6,000 रुपए स्कॉलरशिप भी लीजिए, और हर 3-3 महीने पे 25-25 हजार रुपए आपको मिल रहे हैं, तो यानी कि 1 लाख रुपया ये हो गया, 60,000 ये हो गया। जी जी जी। तो 1 साल तक अगर इस तरह का सपोर्ट हम दे रहे हैं, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि एक विद्यार्थी, एक लड़का 4 नाटक कर रहा है साल में। जी जी जी। और उन चारों नाटकों में से फिर मतलब आप मान के चलिए कि 15 लोगों को इंटर्नशिप मिला, तो 60 नाटक हमने साल में बच्चे तैयार कर रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्र में, सुदूर इलाकों में जा जाकर, गाँव में जा जाकर। और हम लोग जब उनका ये करते थे, उनसे बातचीत होती थी, हर 3-3 महीने पर उनकी काउंसलिंग होती थी, तो उनसे जब पूछते थे कि अपने बारे में बताओ, क्या क्या कष्ट सहना पड़ा, कैसे, तो वो बताते थे अपना स्ट्रगल, कि हम लोगों ने कैसे इतना स्ट्रगल किया गांव में अपने माहौल बनाने के लिए। जी जी जी। और उन 60 नाटकों में से फिर हम उसमें से बेस्ट 8-10 नाटक का सिलेक्शन करते थे। जी जी। और हर साल नवागत नाट्य समारोह करना शुरू किया। उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। तो नाट्य विद्यालय की लोकप्रियता उससे भी बढ़ी जब इंटर्नशिप लेकर बच्चे फील्ड में काम करना बच्चों ने शुरू किया, और हर वर्ष 8-10 नाटकों का फेस्टिवल हमने करवाना शुरू किया। और दर्शकों की मतलब मुझे याद है कि दर्शक जो हमारे स्टूडेंट प्रोडक्शन को देखने के लिए ज्यादा लोग इंटरेस्ट होता था कि हमारे विद्यार्थी जो सीख कर निकले हैं वो क्या, उन्होंने क्या किया, क्या करना है। जी जी जी। और उसके बाद जब हम 1 साल का कोर्स था, उसका समापन समारोह जो करते थे बड़े धूमधाम से, जिसको हम बोलते थे दीक्षांत समारोह, जिसमें साल में 5 नाटक जो हम तैयार कर चुके होते, उन 5 नाटकों का फेस्टिवल करके, और तब बच्चों की विदाई करते थे कि जाओ 5 नाटक जो साल में तुमने किया है उसको उसका प्रदर्शन करो, उसका फेस्टिवल करो, और नए बैच के जो लड़कों जिनका एडमिशन हुआ है उन नए बच्चों को उस फेस्टिवल को दिखाते थे कि आओ और देखो कि तुम्हारा सीनियर किस तरह का नाटक किया, किस तरह का काम करके जा रहा है। उनको विदाई करो, और जो नए जो लोग आ रहे हैं उनको स्वागत करो। तो इस तरह का इतना खूबसूरत माहौल बना था, मतलब लोगों ने बनाया था, जिसकी वजह से इसकी चर्चा चली और बहुत ही रचनात्मक चर्चा हुई। जी जी जी। एक और बड़ा अच्छा काम सर हुआ कि आपके ही टेन्योर में कि बच्चों को भारंगम भी ले जाते थे ताकि वो एक पूरे परिवेश से और परिचित हो सके, इतने सारे नाटक एक साथ देख सके। भारंगम भी ले गए, और एक बार हम उनको गोवा फिल्म फेस्टिवल में भी ले गए। जी जी, वहां भी ले गए। वहां भी ले गए थे, तो उससे एक माहौल मिलता है ना, 15 दिन बच्चे, 10 दिन 15 दिन बच्चे वहाँ के एम्बियंस को फील करो, वहाँ के अलग अलग नाटकों, अलग अलग जॉनर के नाटकों को देखो, विदेशी नाटक भी देखो। और प्रतिदिन उनका हमने ये कर दिया था, मैंडेटरी था कि आप डायरेक्टर्स मीट जरूर अटेंड करेंगे। जी 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 जी। आलम ये होता था कि डायरेक्टर्स मीट में अगर डायरेक्टर नाटकों में के जो डायरेक्टर्स हैं वो बैठे हैं मंच पे, और जो मॉडरेट कर रहे होते हैं वो बैठे होते थे, और दर्शक में जो सुनने वालों लोगों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का आयोजन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मुश्किल से 2-4 लड़के उसमें बैठते थे। जब कोई पूछता था कि भाई एनएसडी से कितने लोग हो, तो 2-3 हाथ उठा,
जैसे ही होता था कि और आप लोग तो सर हम लोग MPHD 20-25 हाथ एक साथ उठता था। तो एक तरह से हमारे जो बच्चे थे ना, वो डायरेक्टर्स मीट को हिट कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि 25-30 बच्चे हर सेशन अटेंड करते थे। और शाम को सारा जहां हमने ठहराया, बच्चों को ठहराते थे हम, तो सबको इकट्ठा सोने के पहले एक काउंसलिंग होती थी प्रतिदिन, और मेरे से उनकी बातचीत होती कि आज दिन भर तुम लोगों ने क्या किया, कौन कौन नाटक तुम लोगों ने देखे, डायरेक्टर्स मीट में क्या बातें हुई, और कौन कौन सा ये। तो मतलब कहने का अर्थ है कि और वहाँ जो खाली समय था सुबह, मतलब दिन में तो प्रोडक्शन होता नहीं था नाटक, दिन में तो खाली रहते थे बच्चे। उनको हमने वहां भी छोड़ा नहीं, क्लास लगाया वहां। अच्छा। तो लाइटिंग की क्लास, सुरेश भारद्वाज जी, समय उनको नहीं होता था हमारे यहाँ आने के लिए, तो मैं उनका स्टूडियो, NSD का स्टूडियो ऑलरेडी, वहां पर ले जाना, उनको वहीं क्लास लगवाना। तो दिन में उनकी क्लास लगती थी और शाम को फिर अपना नाटक देखना शुरू करते थे वो लोग। और फिर बाद में ये जो मॉडर्न स्टेज वाले हैं ढींगरा जी, तो उनके यहाँ जाकर मॉडर्न स्टेज का सारा इक्विपमेंट्स देखो, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है उसको देखो। ढींगरा जी भी इनको गाइड करते थे। तो दिन भर मैं बच्चों को वहां भी छोड़ता नहीं था। ये मैं कहता था तुम लोग यहाँ मस्ती मारने नहीं आए हो, बल्कि सीखने आए हो। 1 साल का कोर्स है, जितना लेना चाहते हो ले लो। तो सुबह बच्चे उठते थे और बेचारे चले जाते थे क्लास करने, लाइटिंग का क्लास हो रही है दिन भर, उसके बाद लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक के बाद फिर उसके बाद नाटक वगैरह देखना शुरू किया। और रात में फिर कौन बच्चा लेट आ रहा है, चूंकि मैं बैठ जाता था 10 बजे काउंसलिंग करने के लिए, सारे सबसे डेली मीटिंग होती थी, आधे ही घंटे सही, लेकिन मैं मिलता था। तो उस वक्त सारे बच्चों की मजबूरी होती थी कि 10 बजे तक पहुंच जाना है। नहीं तो होता है ना कि बाहर गए तो कोई रात में नहीं आ रहा है, तो कोई यहाँ चला गया, तो कोई यहाँ चला। तो उस पर हमने कंट्रोल करने के लिए मैंने कहा कि 10 बजे मैं गेट बंद हो जाएगा और मैं बैठ जाऊंगा और बातें होंगी। तो वो मजबूरी में सबको आना पड़ता। तो एक तरह से एक माहौल, और ये अच्छे माहौल में कोई ऐसा कोई टेरर मैंने पैदा नहीं किया था। दोस्ती यारी के माहौल में बच्चे हमसे खुलकर बात करते थे। लड़कियां हमसे हर प्रॉब्लम, घर का की समस्या, उनकी व्यक्तिगत समस्या, वो सारा कुछ हमसे शेयर लड़कियां करती थी। लड़के उनके घर परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक तरह से मैं गार्जियन के रूप में भी उनके साथ था। और लड़के कहते भी थे कि सर लोकल गार्जियन तो आप ही हैं हमारे। हमने कहा मैं डायरेक्टर हूँ यार, तुम्हारा लोकल गार्जियन बनूंगा, ऐसे ही मजाक में करता था, लेकिन करना पड़ता था। जी। तो आपके इसी कार्य प्रणाली की देन है सर कि आपका जो टेन्योर रहा मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का, वो स्वर्णिम दौर में गिना जाता है। और एक जो आपने मानक निर्धारित कर दिया है निश्चित तौर पे, वो आगे जो भी लोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं उनके लिए वो एक मानक हमेशा के लिए बना रहेगा। सर एक छोटी सी गुस्ताखी और करूंगा। आपका एक नाटक है विदेशिया, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, 700 से ज्यादा शोज उसके हो चुके। गुस्ताखी इस रूप में है कि मैं चाहूंगा अगर 4 पंक्तियां आप गुनगुना सके उस नाटक से, कासे कहूं दरदिया और रामा। तो क्या ये सत्र हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग के पास थोड़ा समय है सर। कुछ और सवाल हैं भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए भी, आपसे कुछ सुझाव लेने हैं। तो अगर हम लोग 4 पंक्तियां तो इसको 4 पंक्तियां इसको आखिर में करें तो ज्यादा ठीक सर। नहीं तो पता चला इसी से समापन हो गया, ऐसा लग रहा है। नहीं सर, सारी बातें करने के बाद फिर आखिर में जी विदेशिया से अगर कुछ सुनाना होगा तो सुना देंगे। ठीक सर। तो सर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, वहां से आपका जब टेन्योर समाप्त हुआ सर, उसके बाद वापस से पटना आना हुआ सर? जी, पटना आया जी। तो चूंकि घर तो पटना ही है, चिड़िया उड़ेगी, उड़ते हुए वापस घोंसले में आएगी अपने। जी तो लेकिन ये था कि 5 साल का टेन्योर था, 3 साल और बढ़ा मेरा। जी मेरी कार्य क्षमता और पूरे मतलब नाट्य विद्यालय की लोकप्रियता को देखते हुए वहाँ का प्रशासन जो है उसने 3 साल और
मतलब अगले आदेश तक के लिए एक्सटेंशन दिया मुझे। तो 3 साल करके, यानी कि 8 साल रहकर मैंने फिर मैं वापस लौटा अपना पटना, और वापस फिर अपनी संस्था में लग के, जैसे हम पहले काम करते थे वैसे फिर काम करने लगे। फ्रीलांसिंग का दौर शुरू हुआ, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल होने जा रहे हैं। और लॉकडाउन में फंस गए हम लोग पिछले 3 महीने से, इधर कुछ काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन वापस फिर पटना ही आया, और पटने से ही अपने ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया। अभी एक यक्षिणी कविता है, कविताओं का संग्रह है यक्षिणी के ऊपर, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। और एक असगर वजाहत जी ने एक नया नाटक लिखा है, महाबली। अच्छा। हाँ, वो सबसे पहला शो मुझे ही करने के लिए उन्होंने अनुमति दी। उसमें राजेंद्र गुप्त जी के साथ मैं उस प्ले को करने वाला था। तो जो कि तुलसीदास और अकबर के बीच का कन्फ्रंटेशन है और कॉन्फ्लिक्ट है दोनों। तो वो एक नया नाटक था जो अभी हम लॉकडाउन में नहीं होते हम लोग, तो शायद वो उसका मंचन हम कर चुके होते या कर रहे होते। ये एक काम था जो हम नहीं कर पाए। तो बाकी तो पढ़ाई लिखाई, वर्कशॉप करना, क्लास लेना, ये सब चलता रहता है। जी। तो लॉकडाउन के में सर किस प्रकार गतिशीलता बनी हुई है? लॉकडाउन में यही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग कनेक्ट हो गए हैं दूसरे से, एक दूसरे का हाल चाल जान बूझ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हो रही हैं, उसको भी सुनने का मौका मिल रहा है। बस वही है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं करीब रोज ही कहीं ना कहीं कुछ बोल रहा हूँ, तो अलग अलग मंचों पे, लेकिन ये इसको भी थोड़ा सा ठीक है, कुछ नहीं करो तो उससे बेहतर है कि हम एक दूसरे को ये करें, से बात करें, कनेक्ट हों, एक दूसरे को शेयर करें, अपनी जानकारी और अपने अनुभव को शेयर करें। इसलिए एक बढ़िया तो दिन ऐसे ही कट रहा है। जी। सर, आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृत श्री जितेंद्र कुमार जी और निदेशक भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, इनकी पहल है सर रंग समागम 2020, जिसमें हम आप जैसे जो रंग जगत की विभूतियां हैं उनसे जुड़ करके उनकी रंग यात्रा को जानने का अवसर मिल रहा है। तो इस पहल के बारे में सर आपके विचार? बहुत बढ़िया पहल है, क्योंकि आखिर इस लॉकडाउन में सारे इंस्टीट्यूशंस ठप हो जाएंगे और गतिविधियां ठप हो जाएंगी, तो फिर चूंकि ये रचनात्मक जगह है, यहाँ पे क्रिएटिविटी का स्पेस है और क्रिएटिव काम करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जहाँ पढ़ाई हो रही है और ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये सारी गतिविधियां इसको पाटने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस तरह का रंग समागम का जो कॉन्सेप्ट, चाहे उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव जी और निदेशक गुप्ता जी के माध्यम से ये जो पहल की जा रही है, बहुत अच्छा पहल है। इसी बहाने कुछ पुराने जो आपके जो पास आउट हैं उनको बुलाकर उनके अनुभव को आप शेयर करेंगे, विद्यार्थी उनको सुनेंगे, और भी बाहर के जो डायरेक्टर्स हमारे जैसे और भी लोग आएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी रंग यात्रा, उनके स्ट्रगल से आप वाकिफ होंगे, और विद्यार्थी इसी बहाने आपके इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड रहेंगे और उनको भी जानने और सीखने और समझने का मौका मिलेगा। तो ये अच्छी पहल है, और इसको जारी रखें तब तक जब तक ये लॉकडाउन है, और अच्छे लोगों को बुलाकर आप ये बच्चे देखते हैं कि नहीं देखते हैं इसका? हाँ, नहीं बिल्कुल सर, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं फेसबुक पेज से। हाँ, जी। बच्चों को दिखाकर उनसे फीडबैक लिया जाना चाहिए, बच्चों से भी, जी। कि कितने लोगों को सुना आपने, क्या किसने कौन सी बात कही, या जब फिर से जब नए सिरे से इंस्टीट्यूट शुरू होगा, लॉकडाउन खत्म होगा, तो एक तरह से एक समीक्षा होनी चाहिए। एक तरह से कहा जा सकता है जितने विद्यार्थी हैं सबको बुलाकर और उनसे एक डिस्कशन, डिबेट, बातचीत, ये एक रचनात्मक माहौल बना के रखा जाना चाहिए। जी। पता चलेगा कि लड़कों ने कितना सुना, कितना क्या हुआ, किसके मन में क्या था, अच्छा था। जी।
तो सर हम लोग कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हैं और आपसे एक आग्रह हमने किया था, पुनः वो आग्रह करूंगा सर कि विदेशिया का जो आपका एक लोकप्रिय गीत है अगर उसको हम लोग सुन सकते। एक लोकप्रिय गीत है ये तो सब लोग बहुत, हाँ उसी को सुना रहा हूँ। जी जी सर। कैसे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा पिया परदेस गए, कैसे हाँ कैसे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा पिया परदेस गए, सुलह सिंगार करके अंगना में ठाड़ी, सुलह सिंगार करके अंगना में ठाड़ी, सिसके टरिया कुहू के कोयलिया, सिसके टरिया कुहू के कोयलिया, पतियो ना भेजे रामा निपट नदनवा, पतियो ना भेजे रामा निपट नदनवा, रात जैसे हाँ रात जैसे कारी नगनिया हो रामा पिया परदेस गए, है राम रात जैसे कारी नगनिया हो रामा पिया परदेस गए, पिया परदेस गए है राम पिया परदेस गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत ही उम्दा गाना था, बहुत उम्दा गीत सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे, आप बढ़िया, आपकी संयोजन बहुत बढ़िया आप करते हैं, बड़ी अच्छी बातचीत करते हैं आप, भाषा अच्छी है आपकी, शुद्ध बोलते हैं और बड़ा अच्छा एक संस्कार है, भाषाई संस्कार आपके अंदर है, तो अच्छा लगा आपसे भी मिलके। और फिर कभी कुछ ऐसा होगा तो बताइएगा। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बार फिर मैं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग के प्रमुख सचिव और मंत्री जी और निदेशक भारतेंदु नाट्य अकेडमी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और मुझसे बातचीत करने का मुझे भी बातचीत करने का अवसर दिया, आपने अवसर प्रदान किया। और भारतेंदु नाट्य अकेडमी आने वाले दिनों में खूब सफल हो, उसका भविष्य उज्जवल हो, अच्छा काम करे और आने वाले दिनों में मैं भी अगर कभी मुझे याद किया जाएगा तो मैं आना चाहूँगा, आकर बच्चों को पढ़ाना या प्ले डायरेक्ट करना ये सब करना चाहूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी बातचीत को यहीं पे विराम दें क्या? हाँ सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी के आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और अपनी इस खूबसूरत सी रंग यात्रा को हम सभी से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया।